नमस्कार दोस्तों, चंद्रहासिनी एकेडमी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। चंद्रहासिनी एकेडमी सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती टेस्ट सीरीज 2.0 स्टार्ट हो चुका है। ये तीसरा पेपर है जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के सामने आई हूं। देखिए, ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है और जो स्टूडेंट जो पुलिस आरक्षक का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को दिलाएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप बहुत बार नंबर ऑफ टाइम्स एक एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम दिलाएंगे और आपको इस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस होगा और यही आपके काम आएगा मेन एग्जामिनेशन में। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अगर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपने तैयारी को आके आज हम पेपर 3 टेस्ट सीरीज का पेपर 3 छत्तीसगढ़ का इतिहास इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर जो भी स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम को दिलाए हैं और अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने स्टेटस में, ताकि वो स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज नहीं भी दिला रहे हैं उन्हें ये सारे क्वेश्चन का लाभ हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रतनपुर में मराठा आक्रमण से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको ये तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मराठा सेना एवं कलचुरी के बीच युद्ध में मराठे जीत गए थे। देखो, रतनपुर में मराठा आक्रमण कब हुआ था, पहले मैं ये बता दूं। रतनपुर में मराठा आक्रमण हुआ था 1741 ईस्वी में और तब कलचुरी राजा थे रघुनाथ सिंह। कलचुरी राजा कौन थे? रघुनाथ सिंह। आक्रमण किसने किया था भाई? तो आक्रमण किया था रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। भास्कर पंत ने, जब वो उड़ीसा अभियान में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? उड़ीसा अभियान में जा रहे थे। जितनी लाइनें यहाँ पर लिखी गई है सभी से भी सवाल पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड सवाल भी आने की संभावना हो सकती है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है मराठा सेना और कलचुरी के बीच युद्ध में मराठे जीत गए थे। तो मराठा सेना और कलचुरियों के बीच युद्ध नहीं हुआ था। रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण जरूर किया था, लेकिन रघुनाथ सिंह 60 आयु के थे, 60 वर्ष के थे और अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में इतने ज्यादा लीन थे कि उन्होंने आक्रमण नहीं किया, उन्होंने युद्ध नहीं किया, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब कि बिना युद्ध लड़े ही वो हार गए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मराठा सेना और कलचुरियों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट, मराठा आक्रमण के समय रतनपुर में राजा रघुनाथ सिंह थे। तो मैंने आपको बताया कि मराठा आक्रमण के समय राजा कौन थे? तो रघुनाथ सिंह थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। मराठों ने रघुनाथ सिंह को पद से हटाकर कुली नगीर को रतनपुर की राजगद्दी पर बिठाया। तो ऐसा नहीं था, मराठों ने रघुनाथ सिंह को पद पर बने रहने दिया, उसे कलचुरी का राजा बने रहने दिया, लेकिन एक अपना मराठा प्रतिनिधि वहां छोड़कर गए। मराठा प्रतिनिधि का नाम कुली नगीर था। क्या था? कुली नगीर था। इतिहासकारों ने इस नाम को कल्याणगिरी गोसाई भी कहा है। तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अच्छा, करेक्ट नहीं है। मैंने क्या बताया कि रघुनाथ सिंह को पद पर बने रहने दिया, पद से हटाया नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट ओनली केवल 2 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार किसने कराया था? दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार जयसिंह देव ने, रामचंद्र देव ने, हरिब्रह्म देव राय ने या बिंबाजी भोसले ने? तो देखिए, जीर्णोद्धार की बात की जा रही है। दूधाधारी मठ रायपुर में स्थित है, बूढ़ा तालाब के पास।
इसका निर्माण निर्माण में बता दूं, जयसिंह के शासन काल में, जयसिंह का शासन काल था 1604 से 1615 ईस्वी। इसके शासन काल में बलभद्र दास, इसके शासन काल में बलभद्र दास ने निर्माण कराया था दूधाधारी मठ का, और इसका जीर्णोद्धार कराया था बिंबाजी भोसले ने। छत्तीसगढ़ के पहले प्रत्यक्ष मराठा शासक है ना बिंबाजी भोसले, इन्होंने दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया था। तो करेक्ट आंसर है बिंबाजी भोसले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला, किस कलचुरी शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सारे कलचुरी शासकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जाजल्लदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्लदेव द्वितीय या फिर जाजल्लदेव तृतीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बी, पृथ्वीदेव द्वितीय के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख आपको ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कोनी, कोटगढ़, बिलाईगढ़, अमोदा, राजिम, रतनपुर। इस प्रकार से 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 14 अभिलेख। और भी जगह है, लेकिन मेनली आपको इन्हीं प्लेसेस को याद रखना है। कितने अभिलेख हैं? तो 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सर्वाधिक अभिलेख कलचुरी शासनकाल में किसके थे? तो किसके थे? पृथ्वीदेव द्वितीय के थे। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल क्या था भाई? तो पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल था 1135 से लेके 1165 ईस्वी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार लिखिए। ये सारे शासक पांडु वंश के शासक है, ये सारे शासक पांडु वंश के शासक हैं। देखिए, सबसे पहला राजा था पांडु वंश में उदयन सबसे पहला राजा था। उदयन के बाद थे इंद्रदेव प्रथम के बाद थे, इंद्रदेव के 4 बेटे थे, है ना। इसमें एक थे नन्नराज प्रथम, नन्नराज के बाद तीवरदेव के बाद चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के बाद हर्षगुप्त। तो 4 3 1 2 5 करेक्ट आंसर क्या है भाई बताओ? 4 3 1 2 5 करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर है? तो इन शासकों के जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश है, उसमें भी पांडु वंश, कलचुरी वंश, बस्तर के राजवंश में काकतीय वंश, इन शासकों के नाम उनके कालक्रम के हिसाब से पूछा जाता है, सीक्वेंस में आता है। तो आपको सभी राजाओं के नाम भी पता होने चाहिए, और किसके बाद कौन सा राजा था इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सातवाहन कालीन पोर्टिन का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ था? चलो देखो, सातवाहन कालीन पोर्टिन का सिक्का, देखो इसमें ऑप्शन दिया गया है किरारी, शक्ति, मल्हार या बालपुर। तो सातवाहन कालीन मेन 3 शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, अपिलक, वेश्री और वरदत्त श्री। इन 3 राजाओं की जानकारी हमें छत्तीसगढ़ में मिलती है। और सातवाहन कालीन पोर्टिन मतलब ये वास्तव में शीशे का सिक्का था। किसका सिक्का था? शीशे का सिक्का था। और ये मिला है मल्हार से। देखो, मल्हार से हमें बहुत सारे राजाओं के सिक्के मिले हैं, अपिलक के सिक्के मिले हैं। अपिलक का तांबा और कांस्य का सिक्का मिला है। किसका मिला है? अपिलक का तांबा और कांस्य का सिक्का। वहीं पर पुलुमावी का हमें आवक्ष सिक्का मिला है, आवक्ष चांदी का सिक्का। और इसके अलावा वेदश्री और सातकर्णी, इन दोनों के शीशे के सिक्के मिले हैं। किसके मिले हैं? शीशे के सिक्के। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि मल्हार से पोर्टिन का सिक्का मिला है और ये सातवाहन कालीन सिक्के थे। क्लियर है? मल्हार से 4 राजाओं के सिक्के मिले हैं, अपिलक, पुलुमावी और वेश्री एंड सातकर्णी। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है
निम्नलिखित शासक और उनके निर्माण कार्य को सुमेलित कीजिए। हमें इसको सुलेमित करना है। पृथ्वीदेव द्वितीय, कल्याण साय, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। देखो रत्नदेव प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था भैया? तो रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था बंकेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि तुम्बाड़ में है। जाजलदेव प्रथम ने नक्टा मंदिर बनवाया था। कल्याण साय के टाइम पे गज किला में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। पृथ्वीदेव द्वितीय ने राम मंदिर बनवाया था। पृथ्वीदेव द्वितीय ने नहीं बनवाया था, इनके सेनापति जगतपाल ने बनवाया था। राजिम में राम मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसके अलावा उन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया था। क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये करेक्ट मैच है। आप इससे आंसर का पता लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, इसके आंसर का पता लगाने के लिए हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। अगला सवाल, ताहूदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ताहूदारी व्यवस्था, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ताहूदारी व्यवस्था होती क्या थी। तो ताहूदारी व्यवस्था ऐसी कोई भूमि जो कि बंजर है या कम उपजाऊ है, ऐसी भूमि को किसी प्रभावशाली व्यक्ति को दे दिया जाता था कुछ समय के लिए, ताकि वो जो व्यक्ति है उस भूमि को उपजाऊ बनाए और उसमें कृषि करे और सालाना राजा को टैक्स दे। समझ में आया? ताहूदारी व्यवस्था क्या थी? तो भूमि ऐसी अनुपजाऊ भूमि या फिर बंजर भूमि जिसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति को ठेके के तौर पर दे दिया जाता था, ताकि वो व्यक्ति उस क्षेत्र की मिट्टी को उपजाऊ करे और वहां कृषि करे। समझ में आया? जिस व्यक्ति को इस भूमि को दिया जाता था उस व्यक्ति को ताहूदार कहा जाता था, और इस व्यवस्था को ताहूदारी व्यवस्था कही जाती थी। इसकी शुरुआत ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिश ने की थी। किसने की थी? सैंडिश ने की थी। उसने 2 ताहूदारी भूमि लाई थी, लोरमी और तरेंगा। कौन सी? लोरमी और तरेंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैंडिश। सैंडिश का टाइम पीरियड 1825 से 1828। ठीक है, सैंडिश के टाइम पीरियड में ताहूदारी व्यवस्था आई थी। क्लियर है? ठीक है, इसकी ताहूदारी व्यवस्था का नाम क्या था? तो लोरमी और तरेंगा। क्या था? लोरमी और तरेंगा। ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बस्तर मराठों के अधीन कब हुआ? देखो ये बस्तर की बात की जा रही है, ना कि रतनपुर के क्षेत्र की। तो बस्तर मराठों के अधीन तब हुआ, कब हुआ? तो 1778 ईस्वी में। कब हुआ? 1778 ईस्वी में। 1778 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 6 अप्रैल 1778 ईस्वी में कोटपाड़ की संधि हुई थी। क्या हुई थी? कोटपाड़ की संधि। बात ये थी कि दरियादेव ने, जो कि काकतीय वंश का राजा था, दलपत देव का बेटा था, है ना, दलपत देव का बेटा था, इसने क्या किया था? अपने भाई अजमेर सिंह को हराने के लिए, अपने भाई अजमेर सिंह से युद्ध करने के लिए इसने मराठों से हाथ मिला लिया था, और उसने कहा था कि अगर मैं इस युद्ध में जीत गया तो फिर मैं आप लोगों को क्या दूंगा? हर साल 59,000 की टकोली दूंगा। इसी का परिणाम था देखो इसी युद्ध में ही हलवा विद्रोह होता है, और इस हलवा विद्रोह में अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है, और 1777 ईस्वी में राजा बन जाता है दरियादेव। और दरियादेव ने कोटपाड़ की संधि की, जिसमें 59,000 की टकोली के साथ बस्तर मराठों के अधीन हो गया। इस प्रकार से दरियादेव ने अपनी निजी हित के लिए मराठों की स्वतंत्रता को या स्वाधीनता को बेच दी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, महापाषाण काल के मेनहीर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मेनहीर के साक्ष्य, इसमें ऑप्शंस हैं, ए करकाभाटा, बी धनौरा, सी मल्हार या डी गामावाड़ा। देखो महापाषाण कालीन साक्ष्य तो सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल का मतलब ऐसा समय जब शवों को दफनाने के बाद उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर से उस जगह को घेरा जाता था या गाड़ा जाता था, इसे ही महापाषाण काल कहा गया। ये नवपाषाण काल के बाद ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो महापाषाण कालीन स्थल जो है वो सभी के सभी हैं। करकाभाट में मेनहीर के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? मेनहीर के साक्ष्य मिले।
मेनहीर वास्तव में है क्या? तो बड़े बड़े पत्थरों को क्रमानुगत रखा गया, श्रृंखला में रखा गया स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है? मेनहीर कहा जाता है। इसके अलावा ये ध्यान में रखना कि 500 महापाषाण कालीन स्मारक धनोरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धनोरा से प्राप्त हुआ है। और ये चारों प्लेसेस महापाषाण कालीन है, गामावाड़ा दंतेवाड़ा में है और करका भाट कहाँ है? तो ये करका भाट और धनोरा दोनों बालोद में है। कहाँ है? बालोद में है। अगला सवाल, महाभारत काल में आरंग का प्राचीन नाम क्या था? तो आरंग का प्राचीन नाम ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। आरंग का प्राचीन नाम भांडेर था। क्या था? भांडेर था। ठीक है, ये आरंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नगरी है ये मोरध्वज और ताम्रध्वज की नगरी थी। किसकी नगरी थी? मोरध्वज और ताम्रध्वज की नगरी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में एकमात्र बौद्ध भिक्षुणियों के विहार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? मल्हार, तुरतुरिया, सरगुजा या सिरपुर? तो ये तुरतुरिया से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तुरतुरिया से प्राप्त हुआ है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा विहार था जो कि बौद्ध भिक्षुणियों का था, मतलब कि महिला बौद्ध भिक्षुक। आज भी यहाँ पर महिला ही पूजा करती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। थोड़ा यूनिक है इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अगला सवाल, अशोककालीन मूर्तियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अशोककालीन मूर्तियों के साक्ष्य मल्हार, रामगढ़ की पहाड़ी, सारंगढ़ या कोटाडोल? तो कोटाडोल कहाँ है? तो एमसीबी में है। एमसीबी में यहाँ से अशोककालीन मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। मौर्य शासक हैं अशोक। ठीक है, अगला सवाल, 1923 ईस्वी में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल बजाज, नारायण राव मेघावाले, सेठ गोविंद दास, पंडित सुंदरलाल शर्मा? तो इसका करेक्ट आंसर है जमनालाल बजाज। करेक्ट आंसर क्या है? जमनालाल बजाज। देखो, झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। 3 तारीख आपको याद रखना है, 11 मार्च 1923, 31 मार्च 1923 और 13 अप्रैल 1923। 11 मार्च को झंडा सत्याग्रह हुआ जबलपुर में। कहाँ हुआ? जबलपुर में। 31 मार्च को बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया गया और 13 अप्रैल को नागपुर में झंडा फहराया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जमनालाल बजाज। और इसमें धमतरी से लगभग 100 सत्याग्रही पैदल गए थे नागपुर इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए। लगभग मैक्सिमम नेता लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और जब नेताओं की गिरफ्तारी हो गई तो ये वही सत्याग्रह है जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्लियर है? अगला, छत्तीसगढ़ में युद्ध समिति का गठन किस आंदोलन के तहत किया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भंग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो ध्यान रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान युद्ध समिति का गठन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन हुआ था रायपुर में। रायपुर में यह सम्मेलन हुआ था 15 अप्रैल। कब हुआ था रायपुर में यह सम्मेलन? तो रायपुर में यह सम्मेलन हुआ था 15 अप्रैल 1930 को। इसके अध्यक्ष थे सेठ गोविंद दास। इसी सम्मेलन में पंडित रविशंकर शुक्ल ने सोडा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और यही युद्ध समिति का गठन हुआ, जहां पर 5 नेताओं को आंदोलन की जिम्मेदारी सौंपी गई और इन 5 नेताओं को अवज्ञा के 5 पांडव कहा गया। अवज्ञा के 5 पांडव कौन कौन थे? तो वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और शिवदास डागा। क्लियर है? तो ये 5 पांडव से रिलेटेड सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। क्लियर है? चलो आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दुर्ग में विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दुर्ग में विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, गंगा प्रसाद चौबे, अंबिका प्रसाद पांडे या उदय राम ने? ये उदय राय नहीं है, उदय राम है। ठीक है, तो देखो दुर्ग की बात की जा रही है तो दुर्ग में कौन है भैया? तो दुर्ग में है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। दुर्ग में कौन है? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर 16 का ना, 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? डी। दुर्ग में ये सभी के सभी दुर्ग के ही राजनेता हैं। दुर्ग में विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना
विद्यार्थी कांग्रेस, विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो गंगा प्रसाद चौबे, अंबिका प्रसाद पांडे और इनके साथ थे गणेश सिंगरौल। कौन थे? गणेश सिंगरौल। इन तीनों ने विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की थी। इन तीनों ने 1930 में विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की थी। किसान सभा का गठन किया था उदय राम और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने। ठीक है, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो उदय राम के द्वारा और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा। इसके अलावा विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना गंगाधर प्रसाद चौबे, अंबिका प्रसाद पांडे और गणेश सिंगरौल के द्वारा। अगला सवाल, दुर्ग में किसान सभा का गठन किनके द्वारा किया गया? आ गया, किनके द्वारा किया गया भैया? तो उदयराम और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। किस छिंदक नागवंशीय शासक ने चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? छिंदक नागवंश की बात की जा रही है। तो छिंदक नागवंश ने बस्तर में शासन किया। 1023 ईस्वी से लेकर 1124 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। मेनली चक्रकोट, भ्रमरकोट, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में इनका शासन था। ऑप्शन से देखिए, सोमेश्वर देव द्वितीय, नृपति भूषण, जाजलदेव प्रथम या फिर प्रसन्न मात्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर देव द्वितीय। सोमेश्वर देव द्वितीय ने चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल, बस्तर दशहरे के अवसर पर देवी को किस रथ में घुमाया जाता है? विजय रथ में, फूल रथ में, स्वर्ण रथ में या दिव्य रथ में? तो देखिए, दोनों रथ में घुमाया जाता है। विजय रथ में भी घुमाया जाता है और फूल रथ में भी घुमाया जाता है। फूल रथ में ये घुमाया जाता है अश्विन शुक्ल द्वितीया से लेके सप्तमी तक, और विजय रथ में घुमाया जाता है 2 दिन, द्वादश और एकादशी के दिन, भीतर रहने और बाहर रहने के दिन। तो इसका ऑप्शन एक करेक्शन करना है हमको। इसका ऑप्शन एक होना चाहिए दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करेक्टेड ही मिलेगा, डोंट वरी, है ना। यहाँ पर जरूर मैंने करेक्शन कर दिया, पर आपको ये करेक्टेड ही मिलेगा। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं हम। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान घटित नहीं हुई? तो क्या बोला है? घटित नहीं हुई। तो जब भी नहीं आ जाए तो उसे पहले हम मार्क कर ले कि नहीं पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा है। तो रायपुर में नमक कानून तोड़ा गया, तो हाँ तोड़ा गया। बिलासपुर में वानर सेना का गठन हुआ, तो हाँ हुआ। रायपुर में वानर सेना का गठन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय चरण में। कर ना दो पट्टा मत लो आंदोलन हुआ, तो हाँ हुआ। तो क्या नहीं हुआ? तो आंसर है इसका करेक्ट सी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, रायपुर में नमक कानून किसके द्वारा तोड़ा गया? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा तोड़ा गया। किसके द्वारा तोड़ा गया? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। बिलासपुर में वानर सेना का गठन वासुदेव देवरस के द्वारा किया गया था। रायपुर में वानर सेना का गठन बलीराम दुबे आजाद के द्वारा किया जाएगा द्वितीय चरण में। ठीक है, किस चरण में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में। कर ना दो पट्टा मत लो, इसके नेता थे, रायपुर में नेता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, और बिलासपुर में इसके नेता थे गजाधर साव। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? ब्रिटिश अधीक्षकों की पूरी लिस्टिंग आपको याद होनी चाहिए। पहले एडमन थे, फिर उसके बाद पीवॉन्स एगेन्यू हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे सीक्वेंस याद होने चाहिए। सबसे लास्ट है कैप्टन क्राफर्ड। कौन थे? क्राफर्ड। करेक्ट आंसर इज सी। चलो आगे जाते हैं। अगला सवाल, मध्य पाषाण काल के अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाण काल की बात की जा रही है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं।
तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य जो है कबरा पहाड़ में मिले हैं और गढ़ चंदेला में मिले। चितवा डोंगरी जो प्लेस है ये नव पाषाण कालीन प्लेस है। कैसा प्लेस है? तो नव पाषाण कालीन, जबकि महानदी घाटी जो है वो उत्तर पाषाण कालीन स्थल है, उत्तर पाषाण कालीन स्थल है। तो या तो कबरा पहाड़ हो सकता है या तो गढ़ चंदेला हो सकता है। तो अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार कहाँ मिले हैं? तो कबरा पहाड़ में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कबरा पहाड़ में। चलो आगे बढ़ जाओ। शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने, जगत देव ने, जाजल देव प्रथम ने, जाजल देव द्वितीय ने। तो देखो जाजल देव द्वितीय के टाइम पीरियड में इसके सेनापति उल्हड़ देव ने, सामंत था ये, सेनापति नहीं था, सामंत था, उल्हड़ देव ने ये चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना आप लोग, शिवरी नारायण में है ये मंदिर, है ना। इसके टाइम पीरियड का शिवरी नारायण में युद्ध भी याद रखना है कि जयसिंह का आक्रमण हुआ था और जयसिंह और जाजल देव द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें उल्हड़ देव मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 कलचुरी वंश से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। कथन आपको पता करना है सत्य कौन सा है। कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंगराज है, हाँ है। कलचुरी वंश की कुल देवी महाकाली नहीं है, उनकी कुल देवी है गज लक्ष्मी। उनकी कुल देवी क्या है? तो गज लक्ष्मी। ठीक है। कलचुरियों की प्रथम राजधानी तुमान थी, तो हाँ थी। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए देखते हैं, एक और दो सही है, एक और दो सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं नहीं, पहला और दूसरा नहीं, पहला और तीसरा करेक्ट था क्या? एक बार कंफर्म कर लेती हूँ मैं, देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। पहला और तीसरा करेक्ट है ना, पहला और तीसरा करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बस्तर के प्रथम शहीद थे, हर किसी को पता है, ये सवाल हमेशा आता है और हमेशा आता रहेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है शहीद वीर नारायण सिंह। अच्छा, बस्तर के पहले शहीद पूछा गया है। जो गलती मुझसे हुई ये गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए सवाल को एक बार नहीं दो बार पढ़ें, दो बार नहीं 3 बार पढ़ें और उसके बाद जवाब में आए। शहीद वीर नारायण सिंह का नाम देखते साथ उसे मार्क नहीं करना है। यहाँ पर बस्तर के पहले शहीद पूछा जा रहा है, तो बस्तर के पहले शहीद थे गेंद सिंह। ठीक है, ये परलकोट विद्रोह के नेता थे, परलकोट विद्रोह के नेता थे। ये विद्रोह जो है बस्तर में 1824-25 में हुआ था और गेंद सिंह को फांसी दी गई थी 20 जनवरी 1825। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को, है ना। ब्रिटिश शासन का इन्वॉल्वमेंट था, लगातार ये शोषण कर रहे थे आदिवासियों पर, इसीलिए इस विद्रोह को किया गया था परलकोट में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। हल्बा विद्रोह कब हुआ था? हल्बा विद्रोह 1774 में हुआ था। भूमकाल 1910, लिंगागिरी 1856, तारापुर 1842। बताइए भैया करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सूबा शासन में सूबेदारों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर से क्वेश्चन है, अगेन यही क्वेश्चन कि कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ब्रिटिश अधीक्षक और सूबेदारों के कालक्रम आते हैं, ठीक है, इनके कालक्रम आते हैं। देखो सबसे पहले राजा कौन हुए? तो सबसे पहले राजा हुए महिपत राव दिनकर। तो पहले क्या होगा? 4, फिर उसके बाद 3 विठल राव दिनकर। ठीक है, 4 3, उसके बाद कौन होंगे? तो भवानी कालू और फिर होंगे बीकाजी गोपाल। 4 3 1 2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे, प्रथम मराठा शासक थे बिंबाजी भोसले। तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 29, वेंगसांग किसके शासन काल में आए थे? तो वेंगसांग जो है वो महाशिवगुप्त बालाजुन, महाशिवगुप्त बालाजुन, ये पांडु वंश के शासक हैं, पांडु वंश के शासक हैं। 595 से 655 ईस्वी तक इनका शासन था। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी सिरपुर को, और सिरपुर के क्षेत्र में वेंगसांग आए थे 639 ईस्वी में। ठीक है,
तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में ये आए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, कैप्टन एगेन्यू के संबंध में सही कथन है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। पी वॉन्स एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक पुनर्गठन किया। इन्होंने 27 परगनों को सीमित कर दिया 8 परगनों में, और बाद में एक और परगना बनाया, तो टोटल 9 परगनों में इन्होंने सीमित कर दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर ले गए, तो बिल्कुल ले गए। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसका सही आंसर है सी। छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन सैंडिश। सैंडिश की डाक तार व्यवस्था, इंग्लिश कैलेंडर, इसने इंग्लिश कैलेंडर की शुरुआत की थी, और इसके अलावा ताहूदारी व्यवस्था लाई थी। ये 3 जानकारी आपको सैंडिश के बारे में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका कौन थी। तो प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी चोरिस। ये रानी, ये रानी चौरिस नहीं है, ये ऐसा है चोरिस, रानी का कोप होता है इसका मतलब। ये वास्तव में कौन थी, तो जुगराज कुंवर थी। कौन थी, जुगराज कुंवर। ठीक है, रानी रत्ना देवी, रानी स्वर्ण कुंवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रफुल्ल कुमारी देवी बस्तर की पहली शासिका थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्होंने राजगद्दी को संभाला था। रुद्र प्रताप देव की बेटी थी। ठीक है, रुद्र प्रताप देव की क्या थी, बेटी थी। तो बस्तर की पहली शासिका और छत्तीसगढ़ की भी पहली महिला शासिका थी प्रफुल्ल कुमारी देवी। और बाकी तो जुगराज कुंवर और रानी सुवर्ण कुंवर है, ये दोनों के दोनों भैरम देव की पत्नी थी, जो कि इसी वंश के शासक हैं। भैरम देव के बेटे थे रुद्र प्रताप देव, और रुद्र प्रताप देव की बेटी है प्रफुल्ल कुमारी देवी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। हनुमान सिंह से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। हनुमान सिंह, हनुमान सिंह 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर थे, तो हाँ थे। 22 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह को फांसी दे दी गई, तो नहीं दी गई। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, तो हाँ कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 33 ना। करेक्ट आंसर है सी। सी 1 और 3 दो सही है। ये फांसी नहीं दी गई थी भाई, फांसी दी गई थी पर इनके 17 साथियों को दी गई थी। ये वहां से भाग निकले थे, ये वहां से भाग निकले थे। अगला सवाल, हिंदी भाषा के पत्रिका केसरी का प्रकाशक कौन है। केसरी के प्रकाशक कौन थे। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ठाकुर प्यारेलाल, माधवराव सप्रे और पंडित रविशंकर शुक्ल। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिका लॉन्च की थी, मराठा और केसरी। मराठा इंग्लिश में थी और केसरी मराठी में थी। और इसी से प्रभावित होकर माधवराव सप्रे ने इसके हिंदी ट्रांसलेशन की पत्रिका लाई थी 1907 में, जिसका नाम था केसरी, जिसका नाम था केसरी। और इसी पत्रिका के कारण उनको 1908 में जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, 2 आर्टिकल छपे थे, देश की दुर्दशा और बम गोले का रहस्य, जो बहुत ही ज्यादा भड़काऊ थे और राजद्रोह के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, माधवराव सप्रे। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में प्रथम मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था। तो ये 1920 में हुआ था, बंगाल कॉटन मिल मजदूर आंदोलन। छत्तीसगढ़ का पहला मिल मजदूर आंदोलन राजनांदगांव में हुआ था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 37 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था, तो 37 डेज तक चला था। ये सारी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। कंडेलनार सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, छोटेलाल श्रीवास्तव। तो मेन नेतृत्व करता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, और इनके सहयोगी थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, अच्छा ये कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था भाई। तो ये सत्याग्रह हुआ था 1920 में। कब हुआ था, 1920 में ये सत्याग्रह हुआ था, है ना। नहर चोरी का इल्जाम लगाया गया था गांव के, कंडेल गांव के लोगों के ऊपर, और उसके लिए उनको जुर्माना देना था 433 रुपए, जो वो देने के लिए तैयार नहीं थे, और इसी के कारण इस सत्याग्रह को शुरू किया गया था। और ये वही सत्याग्रह है जिसका नेतृत्व करने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी को बुलाया था। गांधी जी को ये कलकत्ता लेने गए थे,
और उसके बाद गांधी जी पहली बार आते हैं छत्तीसगढ़ 20-21 दिसंबर 1920 को। ठीक है, अगला सवाल, सत्य कथन बताइए। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आए थे, तो मैंने बताया अभी, हाँ आए थे। पहली बार आगमन पर उनके साथ मौलाना शौकत अली आए थे, तो हाँ आए थे। महात्मा गांधी कंडेला सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आए थे, तो हाँ आए थे। तीनों के तीनों आंसर करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी की गठन की अध्यक्षता किसने की थी? छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी की गठन की अध्यक्षता की थी सेठ गोविंद दास ने। किसने की थी? तो सेठ गोविंद दास ने की थी, ये अध्यक्ष थे। और इनके लिए बाकी जो आधार स्तंभ थे वो थे छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव। ये तीनों के तीनों मजबूत आधार बने हुए थे जिन्होंने स्वराज दल का आंदोलन का कार्य यहाँ पर किया था। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? तो सेठ गोविंद दास थे। ठीक है, स्वराज दल 1923 में आया था, 1923 में आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सोडे से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा? ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में केमिकली नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अच्छा, हम 46 में आ गए, चलो कोई बात नहीं। 47, ठीक है, रुक जाओ, अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना। अब 39 को देख लेते हैं, फिर हम इधर आएंगे, है ना। 39 सवाल है, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी में, रामगढ़ की गुफा में। सीता बेंगरा की गुफा है, वहां पर विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला उपस्थित है, वहां साक्ष्य मिले। ये जो नाट्यशाला ये मौर्यकालीन है और यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, जो भी एंट्रेंस में लेख लिखा गया है। ठीक है, कालिदास ने मेघदूतम की रचना किस पहाड़ी में की थी? तो इसी रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी। और इस समय उन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी को स्वर्ग का द्वार कहा। क्या कहा? स्वर्ग का द्वार कहा। अगला सवाल, अकलतरा शहर किसने बसाया था? तो अकलतरा शहर बसाया था अकाल देव ने। किसने बसाया था? अकाल देव ने। चलो आगे आते हैं। रायपुर शहर की स्थापना किस कलचुरी शासक ने की थी? रामचंद्र देव ने, कलचुरी वंश के रायपुर ब्रांच का राजा है ये। रामचंद्र देव ने अपने बेटे हरि ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की थी। अगला सवाल, महिपत राव दिनकर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो हाँ किया गया था। इन्हीं के कार्यकाल में यूरोपीय यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर आए थे, तो हाँ आए थे। सूबेदारी प्रथा वेंकोजी भोसले ने लाई थी, वेंकोजी भोसले। इनका ये सूबेदारी प्रथा का टाइम पीरियड ध्यान में रखना। सूबेदारी प्रथा का टाइम पीरियड है 1787 ईस्वी से लेकर 1887 नहीं 88 कर लेते हैं, 1788 से लेकर 1818 ईस्वी तक सूबेदारी प्रथा चला। वेंकोजी भोसले लेकर आए थे इसे, और पहले सूबेदार थे महिपत राव दिनकर। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मामा भांजा मंदिर ये बारसूर में है। कहाँ है? बारसूर में है। ये मूलतः शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। सिंधक नागवंशियों के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। सुमेलित करना है, ये 5 पांडवों के नाम है। युधिष्ठिर कौन है? तो वामन राव लाखे है। भीम है महंत लक्ष्मी नारायण दास। अर्जुन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नकुल है मौलाना अब्दुल रऊफ। और सहदेव है शिवदास डागा। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई बताओ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 5, हाँ, सी का 3, डी का 1 और ई का 4। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर चुकी हूँ पहले भी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनमें से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे
तो मध्य प्रदेश के इनमें से कौन मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? 47 नंबर का क्वेश्चन है। एक्चुअल में इसे मध्य प्रांत एवं बरार होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक है, मध्य प्रांत एवं बरार। इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के भी होंगे क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ और छत्तीसगढ़ भी जब आजाद हुआ तो मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो नहीं, ये क्वेश्चन सही है। ये क्वेश्चन क्या है? सही है। मध्य प्रांत और बरार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो नारायण भास्कर खरे थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखना कि अगर मध्य प्रदेश पूछा जाए तो कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। और अगर सवाल आया कि मध्य प्रांत एवं बरार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री थे नारायण भास्कर खरे। नारायण भास्कर खरे। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ के संकल्पना कार्य किन्हें कहा जाता है? संकल्पना कार्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ के संकल्पना कार्य ये पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले सवाल पर आते हैं। 15 अगस्त 1947 के समय ध्वजारोहण करने वाले व्यक्ति और स्थान का सही मिलान कर दीजिए। व्यक्ति बिलासपुर में, देखो पंडित रविशंकर शुक्ल ये मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने सीताबर्डी में झंडा फहराया था। कहाँ फहराया था? सीताबर्डी, नागपुर में झंडा फहराया था। बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी ने फैलाया था। गांधी चौक में वामन राव लाखे ने और पुलिस लाइन में आर.के. पाटिल ने। ये सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। कोडार बांध किसके नाम पर रखा गया? कोडार डैम। कोडार डैम किसके नाम पर रखा गया भाई? चलो बताओ, कोडार डैम किसके नाम पर रखा गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, है ना? हर सवाल का जवाब मुझे देना जरूरी नहीं है। ये आप लोग पढ़ चुके हो, भूगोल का एग्जाम दिला चुके हो, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट करके बताओ कि कोडार बांध जो है किसके द्वारा इसका निर्माण, किसके द्वारा नहीं, इसका और क्या नाम है? इसका नाम और कौन सा है? ठीक है, बहुत फेमस है नाम और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन थी भाई? तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी मिनी माता। कौन थी? मिनी माता। निम्न में से किसका प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था? तो सिरपुर का। महाभारत काल में सिरपुर को चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। ऐसी मान्यता है कि ये जो चित्रांगदपुर है वहां पर किसका शासन था? तो अर्जुन के बेटे भब्रुवाहन का शासन था। किसका शासन था? अर्जुन के बेटे भब्रुवाहन का शासन था। भब्रुवाहन की ये राजधानी थी और उस समय इसे चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। इनकी माँ का नाम था चित्रांगदा, जो कि अर्जुन की पत्नी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरफ आ जाइए। अगला सवाल, रायपुर षड्यंत्र केस। अच्छा, ये मैच करना है कि कब कब क्या क्या हुआ या नेता कौन थे। ठीक है, तो रायपुर षड्यंत्र केस के नेता थे परसराम सोनी। परसराम सोनी रिवॉल्वर, बंदूक, विस्फोटक सामान बनाना चाहते थे, है ना? इसी से संबंधित है ये। रायपुर डायनामाइट केस, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो छोटे नेता, छोटे मतलब युवा नेता लोगों ने रायपुर जेल की दीवार को बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। इसे ही कहा गया रायपुर डायनामाइट केस। इसके नेता थे बिलक नारायण अग्रवाल। दुर्ग कचहरी चौक में आग लगाई थी रघुनंदन सिंह रॉल ने और सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ठीक है, तो इसका मैच मैंने कर दिया है। 53 का करेक्ट आंसर है बी। 53 का करेक्ट आंसर है बी। अगला सवाल, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? शांतिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं। प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ये 24वें हैं। ठीक है, ये 23वें हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, खूब तमाशा किसकी रचना है? तो ये गोपाल मिश्र की रचना है। किसकी रचना है? गोपाल मिश्र की।
ये रतनपुर के कलचुरी शासक राजसिंह के दरबार में थे, राजसिंह के दरबार में थे, याद रखना। चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये बहारेंद्र शाही के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा बहारेंद्र शाही ने, इसकी दो जानकारी कोसगई और रतनपुर से मिलती है। इसने कोसगई माता का मंदिर का निर्माण करवाया, कोसगई में कोषागार का निर्माण करवाया, रतनपुर में महामाया मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये तीनों जानकारी आपको याद रखनी है। चौराहों का नगर है जगदलपुर। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर में बहुत सारे विकास कार्य किए, यातायात से संबंधित बहुत सारे विकास कार्य किए, और उसके बाद जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा गया। जगदलपुर को क्या कहा गया? चौराहों का शहर कहा गया। अगला सवाल, सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो सिरपुर के गंधेश्वर महामंदिर का जीर्णोद्धार चिमणा जी भोसले ने करवाया था। केवल कुछ समय के लिए ही इनका शासन था। बिंबाजी की मृत्यु के बाद 1787 से लेकर 1788 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इनको सौंपा गया था। हाँ, तो उसी टाइम पीरियड में इन्होंने करवाया था गंधेश्वर महामंदिर का जीर्णोद्धार। अगला सवाल, द रिपोर्ट ऑन द सूबा ऑफ प्रोविंस ऑफ छत्तीसगढ़ किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये मिस्टर एगेन्यू के द्वारा तैयार की गई थी। डिंडनेश्वर देवी का मंदिर, ये आप सभी को पता है कि ये कहाँ है? तो ये मल्हार में है। कहाँ है? मल्हार में। अगला सवाल, बदरा टोला 1939 में ये हुआ था सत्याग्रह, के नेतृत्व कौन थे? तो बदरा टोला सत्याग्रह के नेतृत्व थे रामधीन गोड़। जंगल सत्याग्रह था ये, जंगल सत्याग्रह। अगला सवाल, बेलगांव अधिवेशन 1924 में छत्तीसगढ़ से शामिल नहीं हुए थे। बेलगांव अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, एक ऐसा मात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसमें शामिल होने वाले नेता छत्तीसगढ़ से कौन नहीं थे पूछा गया है। सभी के सभी शामिल हुए थे, सभी के सभी शामिल हुए थे। करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, कर ना दो पट्टा मत लो 1930 के आंदोलन के नेतृत्व करता थे। मैंने आपको बताया था कि रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे और बिलासपुर से गजाधर साव। अब आ जाते हैं हम अगले सवाल में। 8 अगस्त 1930 को बिलासपुर शासकीय स्कूल में झंडा फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे भाई बताओ? क्रांति कुमार भारतीय थे। कौन थे? क्रांति कुमार भारतीय ने झंडा फहराया था। ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान की बात की जा रही है। जो आंदोलन हुए उसमें 8 अगस्त को क्रांति कुमार भारतीय ने शासकीय स्कूल में झंडा फहराया था। कहाँ झंडा फहराया था? शासकीय स्कूल में। ये डेट थोड़ा क्लियर कर लेना, 4 अगस्त भी हो सकता है, 4 अगस्त या 8 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त को फहराया था। लेकिन देखो, अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए, व्यापम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको याद क्या रखना है? तो आपको ये याद रखना है कि नियरली इसके आंसर क्या होंगे। तो इसके आंसर क्या है? तो क्रांति कुमार भारतीय ने ही झंडा फहराया था, चाहे बिलासपुर का टाउन हॉल हो, चाहे बिलासपुर का स्कूल हो। ठीक है, तो यहाँ झंडा किसने फहराया था? तो क्रांति कुमार भारतीय ने फहराया था। सही कथन का चुनाव कीजिए। 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत की द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ये हुआ था, मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, और दूसरे मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले मुख्यमंत्री थे नारायण भास्कर खरे। 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। तो हाँ, दे दिया था, क्योंकि 1939 में भारत के वायसराय लॉर्ड लिंथगो ने ये घोषणा कर दी थी कि जो भारत है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। 1939 से 45 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें शामिल है करके इन्होंने घोषणा कर दी थी। जबकि इसके बारे में किसी भी कांग्रेस के मीटिंग में या किसी भी दल से पूछा नहीं गया था, कोई चर्चा नहीं की गई थी, ये राजी भी नहीं थे और उन्होंने घोषणा कर दी थी। इसीलिए मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। तो ये 65 का आंसर है सी। 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल, 10 अगस्त 1942 रायपुर विद्यार्थी जुलूस के नेतृत्वकर्ता थे। इसके नेतृत्वकर्ता ऑप्शन नंबर, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी नहीं है सर, 10 अगस्त 1942 की बात चल रही है।
10 अगस्त 1942 की बात चल रही है। इससे करेक्ट आंसर है, देखो ए है रणवीर सिंह शास्त्री। रणवीर सिंह शास्त्री, रणवीर सिंह शास्त्री ने 10 अगस्त 1942 को रायपुर विद्यार्थी जुलूस का नेतृत्व किया था। इसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि 9 अगस्त को त्रेतानाथ तिवारी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था। ठीक है, 9 अगस्त को त्रेतानाथ तिवारी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था और 10 अगस्त को रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था। ठीक है, चलो अगला सवाल। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी की शैल चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये सवाल आते हैं। चितवा डोंगरी जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। कैसा स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है और इसका करेक्ट आंसर है भगवान सिंह और रामेंद्र नाथ मिश्र ने की थी चितवा डोंगरी के स्थल की पहचान। किस राजवंश ने चित्रांगदपुर को राजधानी बनाई थी? तो चित्रांगदपुर को राजधानी बनाई थी पांडुवंश ने। मैंने आपको बताया पांडुवंशियों की राजधानी सिरपुर थी। ठीक है, चलो आ जाते हैं अगले सवाल में। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम थे। कलचुरी कालीन कवि है ये, है ना, और इतिहासकार हैं बाबू रेवाराम। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरी राजवंश की राजधानी थी। देखो शरभ राज ने शरभपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर को बनाई थी और उसके बाद तिवर देव ने अपनी दूसरी राजधानी सिरपुर को बनाई थी, लेकिन प्रवर राज ने पहली राजधानी सिरपुर को बनाई थी। तो तीनों राजधानियां थी, 2, 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्न कथन को पढ़िए, पढ़ लेते हैं। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। 9 अगस्त 1942 को रायपुर के एक युवक रामकृष्ण ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट में तिरंगा झंडा फहराया और बिलासपुर के विद्यार्थियों ने 9 अगस्त को हड़ताल की। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी ये दोनों करेक्ट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की किसने स्थापना नहीं की थी? नहीं कौन की थी उसका नाम? असहयोग आंदोलन के दौरान राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी और इसमें पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, ये तीनों थे। राजूलाल शर्मा नहीं थे। ठीक है, तो 72 का आंसर है ए, राजूलाल शर्मा तो नहीं थे। संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या है? तो रामेश्वर है। छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विचार करना, पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ? हलबा विद्रोह 1774 से 79 ईस्वी। परलकोट विद्रोह में गेंद सिंह को मृत्यु दंड दिया गया 1825 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह हुआ था 1858 ईस्वी में रायपुर में। छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण हुआ था 1741 ईस्वी में और मुरिया विद्रोह हुआ था 1800 मुरिया विद्रोह ना, मुरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह नहीं है, तो ये 1876 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देख लो सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 74। सबसे पहले क्या है? तो 4 है। सबसे पहले 4 है, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 5, 2, 3, 5। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग। सत्याग्रह और कुछ सत्याग्रह और व्यक्ति के नाम हैं, चलो देख लेते हैं क्या क्या है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1921 में क्या महंत लक्ष्मीनारायण दास, जसकरण डागा, छोटेलाल श्रीवास्तव और ठाकुर छेदीलाल। अच्छा, रायपुर सत्याग्रह आश्रम रायपुर, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा है। कौन है ये? पंडित सुंदरलाल शर्मा है। अच्छा, खादी आश्रम तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। सवाल क्या है भैया? सुमेलित है पूछा गया है, इसीलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जब भी ये देख लो कि सुमेलित है कि नहीं है पूछा गया है। देखो, सत्याग्रह आश्रम रायपुर में स्थापना की थी पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। किसने की थी? पंडित सुंदरलाल
शर्मा ने, तो ये मैच तो नहीं है। राष्ट्रीय पंचायत रायपुर में जसकरण डागा, तो बिल्कुल ये मैच है, जसकरण डागा ने की थी। धमतरी में बाजीराव कृदंत ने की थी। खादी आश्रम धमतरी 1922, ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और वामन राव लाखे के द्वारा किया गया था, वामन राव लाखे के द्वारा किया गया था। और तहसील कांग्रेस कमेटी जांजगीर में ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, 75 का करेक्ट आंसर है बी। अगला सवाल है, मराठा शासन के दौरान निम्न व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ के सूबेदारों के सही कालक्रम में, अगेन यही सवाल है, चलो बढ़िया है। ठीक है, महिपत राव दिनकर, सबसे पहले महिपत राव दिनकर होंगे। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, 76 का डी है। पहले कौन होगा? महिपत राव दिनकर, फिर उसके बाद विट्ठल राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर के बाद ये केशव गोविंद, और सबसे लास्ट में होंगे बीकाजी गोपाल। ठीक, अगला सवाल, मानव आकृति का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मानव आकृति का चित्रण प्राप्त हुआ है धनपुर से। कहाँ से हुआ है? धनपुर से। मल्हार शहर किसने बसाया था? तो मल्हार शहर प्रसन्न मात्र ने बसाया था। प्रसन्नपुर की स्थापना की थी, सरबपुरी राजवंश का शासक है। प्रसन्नपुर शहर बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखना। वेंगसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा 7वीं शताब्दी में की थी, 639 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में? 639 ईस्वी में। तब राजा थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, एकमात्र कलचुरी शासक जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना है कि एकमात्र कलचुरी शासक जिसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी वो थे रत्नदेव द्वितीय। कौन थे? रत्नदेव द्वितीय। इसके अलावा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि उड़ीसा के सोमवंशी शासक धारण करते हैं। कौन धारण करते हैं? उड़ीसा के सोमवंशी शासक। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक थे कलिंगराज। दूधाधारी मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो बलभद्र दास ने करवाया था। ये सवाल, इसका जवाब मैं पहले भी आप लोगों को दे चुकी हूँ, है ना, तो इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। अब आ जाओ इधर, इस तरफ, इस तरफ। सवाल है, मुरिया विद्रोह कब हुआ, वह उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मुरिया विद्रोह अभी मैंने बताया 1876 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे झाड़ा सिरहा। मुरिया विद्रोह क्यों हुआ था भाई? तो यह असंतोष का कारण था। बस्तर क्षेत्र में मुरिया राज स्थापित करने के लिए मुरिया विद्रोह हुआ था, और इसी का परिणाम था मुरिया दरबार। इसका परिणाम क्या था? मुरिया दरबार। 8 मार्च 1876 को मुरिया दरबार का आयोजन किया गया था। किस शासक के नाम पर तीरंदाजी खेल पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रवीर चंद्र भंजदेव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस्तर रियासत के अंतिम राजा थे, है ना। उसके बाद फिर बस्तर जिला बन गया 1948 में। ध्यान रखना है, प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक, राम टेकरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? ये रतनपुर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था बिंबाजी भोसले ने। किसने करवाया था? बिंबाजी भोसले ने। ठीक, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन अधीन ब्रिटिश अधीक्षकों का सही क्रम बता दीजिए। ब्रिटिश अधीक्षकों को सही क्रम बताना है। देखो इसका सही क्रम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले एगेन्यू थे। सबसे पहले कौन थे? एगेन्यू नहीं थे, एडमंड थे। सही क्रम मराठा शासन ब्रिटिश अधीक्षक, सही क्रम, एक मिनट। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन अधीन ब्रिटिश अधीक्षकों का सही क्रम बताना है। ठीक है, एगेन्यू के बाद हंटर, हंटर के बाद सैंडिस, सैंडिस के बाद क्राफर्ड, यही करेक्ट आंसर है। सबसे पहले एडमंड थे। कौन थे? एडमंड थे। एडमंड के बाद एगेन्यू थे। ठीक है, तो एगेन्यू से लिया गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। खूबचंद बघेल के बारे में असत्य कथन है। इन्होंने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया था। करम, छड़ा और ऊंच नीच इनकी विशेष रचनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। चलो बता दो भाई इसका आंसर। कुछ तो आप लोग भी करो, है ना, कुछ आप लोग भी करो, कुछ मेहनत आप लोग भी करो। इसका आंसर बताओ भाई, प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? तो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है।
अगला सवाल है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, नहीं है को हमेशा मार्क कर लो कि क्या बोला गया। नहीं, बारेंद्र साय कोसगई, तो हाँ कोसगई और रतनपुर से इसके शिलालेख मिले थे। रत्नदेव तृतीय का सरखो, सरखो से नहीं मिला था, खरौद से मिला था। कहाँ से मिला था? खरौद से मिला था। जाजल देव द्वितीय का अमोदा मल्हार और शिवरी नारायण, अमोदा मल्हार और शिवरी नारायण। और पृथ्वीदेव द्वितीय के सर्वाधिक अभिलेख 14 अभिलेख, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। इन्होंने सरहागढ़ को जीता था, तो सारंगढ़ से भी अभिलेख मिला था, तो करेक्ट आंसर इज रत्नदेव तृतीय सरखो। चलो आ जाते हैं हम नीचे अगले सवाल में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में गोंचा पर्व की शुरुआत हुई? तो पुरुषोत्तम देव के। किसके शासनकाल में? बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव। इन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी, वहां से 16 पहिए वाले रथ को लेकर आए थे। वहां के राजा ने इन्हें रथपति की उपाधि और 16 पहियों का रथ दिया था। और उसके बाद यहाँ पर बस्तर में गोंचा पर्व और बस्तर के दशहरे के अवसर पर देवी दंतेश्वरी की रथ यात्रा शुरू हुई। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत बस्तर रियासत थी। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? तो राजर्षि तुल्य कुलवंश है। ठीक है, राजर्षि तुल्य कुलवंश है। 5वीं शताब्दी से लेके केवल 5वीं शताब्दी में इनका शासन था। अच्छा, इनका टाइम पीरियड बता दूं। राजर्षि तुल्य कुलवंश ये 5वीं शताब्दी है, ये 5वीं शताब्दी। अगेन ये पर्वत द्वारक वंश ये भी 5वीं शताब्दी है। इनका शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी है। इनका शासनकाल 6वीं से 7वीं शताब्दी। लेकिन सबसे प्राचीन कौन है? तो राजर्षि तुल्य कुलवंश। कौन है? राजर्षि तुल्य कुलवंश। प्राचीन काल में इस राजवंश में पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो तीवरदेव ने की थी। किसने की थी? तीवरदेव ने। इसके अलावा कलचुरी कालीन शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। 21,000 गांवों के स्वामी थे वो। कितने गांवों के स्वामी थे? तो 21,000 गांवों के स्वामी थे। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंश शासनकाल में हुआ है। इसका बी आंसर करेक्ट है। कौन सा आंसर? बी। फड़ी नागवंश कवर्धा में शासन कर रहे थे। 1089 ईस्वी गोपाल देव का टाइम पीरियड है। इसके शासन काल में लक्ष्मण देव राय ने भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल शैली में बना है यह भोरमदेव का मंदिर, और इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो। कलचुरियों की कुल देवी कौन है भाई? तो मैंने बताया है, ये गजलक्ष्मी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गजलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर ए। नारायण पाल में स्थित प्राचीन विष्णु का मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश ने करवाया था? तो छिंदक नागवंश ने। सोमेश्वर देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। सोमेश्वर देव प्रथम। अगला सवाल, छिंदक वंशियों की राजधानी क्या थी? तो चक्रकोट थी। क्या थी? चक्रकोट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। रायपुर के राजकुमार कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 ईस्वी में हुई थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार पुलिस मैनुअल कब लागू किया गया था? तो पुलिस मैनुअल लागू किया गया था 1858 ईस्वी में। इसके अलावा आखिरी सवाल, कंडेल नहर सत्याग्रह, कंडेल नहर का निर्माण किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कराया गया था? तो हैरियर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? हैरियर के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सके तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।